नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपके सामने यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 से रिलेटेड जीएस और जीके के धुआंधार क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। जिसमें प्रीवियस क्यू आधारित ये बनाए गए क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन एक अपने आप में एक कथा है, अपने आप में एक कहानी है। आप एक बार इनको कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, अपने लेवल को चेक कर लीजिए, अपने बारे में थोड़ा जान लीजिए इन क्वेश्चन के माध्यम कि आप जीएस में कितनी पकड़ रखते हो। तो हम इसी से रिलेटेड ये सीरीज़ लेके आए हैं। हम बात करेंगे इसमें अब जीएस और जीके, और इसमें अब इस पहल में होगी अब की बार वर्दी पर, मतलब अब की बार वर्दी पार नहीं करनी है, हमें वर्दी पर आना है, घर पर वर्दी पहनकर आना है। तो उसके लिए जीएस को करना होगा थोड़ा टाइट और जाना होगा एग्ज़ाम में थोड़ा ठीक ठाक। तो दोस्तों, मैं एजुकेशन डे नाइट पे लेके आया हूँ 20 एमसीक्यू टेस्ट। इसमें क्या होगा कि हम इसमें ये पहला सेट है, इसमें हम लगभग 10 से 12 टेस्ट चलाएंगे। इसमें खाली जीएस से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे, जीएस और जीके, जिसमें करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सबसे रिलेटेड एक एक दो क्वेश्चन रहेगा। जैसा आयोग का वो रहता है, जैसा पैटर्न रहता है, हम इसी से आधारित बनेंगे। जैसे पीवाईक्यू में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी आधार पर हम सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो इसमें लगभग 60,244 पदों पर ये भर्ती होने वाली है, और एक बार पेपर कैंसिल हो चुका है कुछ अराजक तत्वों के द्वारा। तो अब ये री एग्ज़ाम होने वाला है। डेट आ गई है आपकी, आ गई है, देख लेना। आ गई हो तो ठीक बात है, नहीं आएगी तो फिर देख लेना। और इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 जो री एग्ज़ाम वाले, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारे, आप देखेंगे। बढ़ते हैं हम अपने मतलब बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। देखो, मैं एक चीज़ तुमको समझा दूँ। मैं आपको जो 20 क्वेश्चन करने वाला हूँ उससे पहले बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक पेपर और पेन लेके बैठ जाओ। देखिए, पेपर पेन लेने का बैठने का फ़ायदा ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत से क्वेश्चन होंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पढ़े हैं लेकिन आपके रिविज़न में नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आप एक नज़र में ठीक कर दोगे। उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आप काबिल तारीफ़ हो उसके लिए। लेकिन जो क्वेश्चन आप एक नज़र में देखते हो लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं, उसके लिए आप क्या करो कि सीधा अपने पेपर पेन लेके बैठो, उस टॉपिक को लिखो, और लिखने के बाद जब वीडियो ख़त्म हो अपने नोट्स बुक, जिस टीचर के नोट्स हैं, अगर ये संभव नहीं है तो आप जाइए सीधा गूगल पर, चैट जीपीटी पर, वहाँ पर जाइए और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने कराए हैं जो आपको समझ में नहीं आए, उस टॉपिक को चैट जीपीटी या गूगल पर डालिए, उसको लगभग पढ़िए, उसको लगभग 5 मिनट पढ़िए। मैं मानता हूँ कि आपने जो 5 मिनट की मेहनत की है, अगले 5 साल तक उस टॉपिक को आप कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों, ये एग्ज़ाम एक दिन का होता है, यहाँ महीने नहीं लगाने होते हैं, लेकिन एक दिन में हमें वो करना होता है जो पिछले 1 साल से हम नहीं कर पा रहे थे किसी और एग्ज़ाम में या कहीं और। तो हमें ये थोड़ा है ना, जुनून वाला दिन होता है एक जब एग्ज़ाम होता है, तो उसमें ये नहीं चलेगा कि हाँ मैंने पढ़ा तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। ये सब कह सकते हैं ये सब नहीं आएगा, ये सब काम नहीं आएगा। काम वही आएगा जो आपने रिवीजन किया है। और इससे रिलेटेड मैं ये टॉप एमसीक्यू जीएस के लेके आया हूँ यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए। मैं अभिषेक के हरी बात करूँगा आपसे वीडियो के अंत में। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड जीएस प्रैक्टिस सेट 1 है। हम इसके प्रैक्टिस सेट की लगभग 10 से 12 सीरीज़ चलाएँगे। इसमें आपके जितने भी आपका रिवीजन, आपका नंबर 1 रिवीजन, आपके कॉन्सेप्ट और आपके बेसिक आधार और बेसिक ज्ञान, सब पर बातचीत होगी थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। देखिए, जब हम टॉपिक को समझते हैं चित्रों के माध्यम से या हम डायग्राम के माध्यम से, और अब उसको ऊपर है ना हमारी एक अवधारणा बन जाती है दिमाग में, मस्तिष्क में हमारे एक चित्र बन जाता है किसी क्वेश्चन को लेते हुए। अगर मैंने बात की कि पृथ्वी का टेम्परेचर, तो पृथ्वी का टेम्परेचर रिलेटेड तुम्हारी एक अवधारणा बन रही होगी, जो मैंने अभी बोला है। वो जो प्रतिबिंब आपके दिमाग में झलक रहा है वो कुछ डायग्राम के माध्यम से काफ़ी स्पष्ट बनेगा, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो। तो हम इसी रिलेटेड ये बात करेंगे। तो हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हम ये देखो, थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा और थोड़ी पढ़ाई तो नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई होने वाली है। थोड़े सारे आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, इकोनॉमी से हो या कवर हो या कुछ भी हो, XYZ सारा जीएस में आप मेरे पे छोड़ दीजिए। जीएस के 10 से 12 टेस्ट लगा लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको एजिटेड 75 क्वेश्चन मिल जाएंगे। एजिटेड नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज उसका प्रैक्टिस मिल जाएगा आपको लग जाएगी हाँ मैंने ये रिलेटेड टॉपिक पढ़ा है और इस पर मैंने बातचीत की है इस टॉपिक पे, तो आप लगे रहिए। तो नंबर 1 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वास्तविक प्रतिबिंब उत्पन्न कर सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं रियर इमेज। क्या बोलते हैं? रियर इमेज। ठीक है, रियर इमेज। इसमें ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण। देखो भाइयों, मेरे दिमाग में एक चीज़ रखना, भाइयों और बहनों जो भी हो, एक चीज़ दिमाग में रखना, लेंस अलग होता है और मिरर अलग होता है। मतलब लेंस को लेंस ही बोलते हैं और मिरर को बोलते हैं
दर्पण, ठीक है, ये दोनों में अलग अलग होते हैं ये दोनों भी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा अवतल अवतल दर्पण। कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण। देखो रेयर प्रतिबिंब का मतलब होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमारा जो बन रहा है, रेयर इमेज का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। अवतल समतल ये सब जो पढ़े होंगे आपने लेंस वगैरह, इसको हम अगले एक्सप्लेन में देख लेते हैं। देखो क्या होता है, ऐसा होता है कि जो अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण अपने जो अंदर की जो प्रकाश आ रही है, जो ऑप्टिक्स आ रही हैं, जो प्रकाश किरणें आ रही है, उसको थोड़ा बड़ा बना देता है। जो चित्र होता है उसको वास्तविक, जैसे मान लो इतने बड़े ये खड़े थे लेकिन दिख रहे हैं शीशे में इतने बड़े, तो ये बड़े जो कॉन्सेप्ट है ना, छोटे से जो बड़े का कॉन्सेप्ट हो रहा है, यही होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हम ज़्यादा देखेंगे, जो डॉक्टर होते हैं वो यूज करते हैं। दांत जो दाढ़ होती है, दांत होते हैं इनके चिकित्सा में, उनको निकालने उघेड़ने में जो भी वो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें यूज होता है, ताकि बड़ा हो जाता है। आप कभी हाईवे या कहीं रोडिंग क्रॉसिंग पे गए होंगे, क्रॉसिंग पे एक बड़ा सा शीशा लगा होता है, कुछ इस प्रकार का, नीचे देख सकते हो ऐसा शीशा लगा होता है जिसमें आपको बड़ा दिखाया जाता है ताकि वाहन को स्पष्ट देखा जा सके। तो ये होता है अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण को ऐसे किसी बड़े एरिया को उस छोटे से दर्पण में दिखा दिया जाता है। जैसे कार का शीशा होता है, बाइक का शीशा होता है, वो पीछे कितना बड़ा रोड होता है उसको छोटे से में भी दिखा देता है। तो वो जो दोनों की एक क्वालिटी है, उनकी प्रकृति है। तो आप इसके माध्यम से पढ़ लेना थोड़ा बहुत, लेंस और दर्पण का फ़र्क थोड़ा समझ लेना। और बढ़ते हम थोड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योजना आयोग के सहायक के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी मतलब होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय योजना आयोग होता है भारत सरकार के अधीन एक संस्था, एक आयोग जिसको संवैधानिक बोला जाता है। और इसमें क्या है, एनडीसी मतलब नेशनल काउंसिल। अब इसके आयोग ने, इसके परिप्रेक्ष्य में जो आयोग है, योजना आयोग, इसने अपनी एक शाखा बनाई, एक अपनी भुजा बनाई काम करने के लिए, अपने प्रेशर हैंडल को ख़त्म करने के लिए, राष्ट्रीय विकास परिषद या एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई ये पूछिए। योजना आयोग से कोई मतलब नहीं, इसने तो काम अपना कर दिया, लेकिन इसने जो की थी वो की थी 1952 याद रखना, ठीक है। 1952 में किसकी हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की थी। इसका काम होता है, नॉर्मली इसका काम होता है कि जो विकास से रिलेटेड या डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी काम होता है उसमें सर्वोच्च निर्णय लेने की संस्था है। विकास से संबंधित मामलों पर चर्चा करने का एक मंच है, मतलब कोई मंच होना चाहिए। हमारे देश में विकास हो रहा है, रोड बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, इनका कोई चर्चा करने के, पुल कैसा बनना चाहिए, इस पर कोई विशेष चर्चा है, पुल में कोई विवाद हो गया तो उसके लिए कोई विशेष संस्था होनी चाहिए ना, सर्वोच्च सुप्रीम लीडर होना चाहिए ना कोई, तो वो है हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भारत होगा। देखो आपने प्रस्तावना पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, लेकिन ये भारी भरकम जरूर शब्द सुने होंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य, ऐसी करके बहुत सारे शब्द तुमने सुने होंगे। देखो शब्द सुने हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शब्द का आंसर जानते हो, शब्द का मतलब जानते हो, उससे फ़र्क पड़ता है। तो हम ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। हाँ भाई सही है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं, लोकतांत्रिक भी हैं। दूसरा है कि धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संपूर्ण गणतंत्र और समाजवादी। हाँ ये भी ठीक है, हम संप्रभु हैं, गणतंत्र हैं, समाजवादी भी हैं, धर्मनिरपेक्ष भी हैं, समाजवादी भी, ये भी ठीक है। संप्रभु और समाजवादी ये भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा सटीक तो ये बैठ रहा है ना। सटीक कौन बैठ रहा है? ये वाला बैठ रहा है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संप्रभु, गणतंत्र और समाजवादी, ये बैठ रहा है। देखो इन शब्दों का मतलब समझ लीजिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है एक वैसा राष्ट्र या एक वैसा देश तो जो सभी धर्मों की रक्षा करता हो, लेकिन स्वतः का कोई धर्म ना हो। सभी धर्मों की रक्षा करता हो लेकिन स्वतः का मतलब स्वयं का कोई धर्म नहीं हो, वो सभी धर्मों को एक नज़र से देखेगा। ये होता है भारत का धर्मनिरपेक्ष। लेकिन एक अलग तरह का धर्मनिरपेक्ष होता है, वो होता है फ्रांस में, जिसको पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। हिंदी में थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष जो है फ्रांस का जो धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है फ्रांस के धर्मनिरपेक्ष का कि ना ही तो प्रजा का कोई धर्म से उसको मतलब है, ना ही खुद का कोई धर्म होगा, वो मरे कटे कोई उसको फ़र्क नहीं है। ये हो गया फ्रांस का। फ्रांस पता ही है, पेरिस उसकी राजधानी है, ठीक है। यूरोपीय यूनियन का सदस्य है फ्रांस के बारे में, तो उसका हो गया ये धर्मनिरपेक्ष। लेकिन भारत का क्या है, सभी धर्मों की रक्षा करेगा लेकिन स्वतः का कोई धर्म नहीं होगा, वो एक नज़र से देखेगा, सभी धर्म के लोगों को समान अवसर देगा। लोकतंत्र का मतलब जहाँ लोग
अपने वोट का, अपने मतदान का इस्तेमाल करके सुप्रीम लीडर को चुनते हों, अपने लीडर को चुनते हों, जहाँ लोकतंत्र या मतलब निर्वाचन के माध्यम से लीडर को चुना जाता हो, वो लोकतंत्र हो गया। संप्रभु मतलब बाह्य शक्ति या बाह्य देश या किसी शक्ति से प्रभावित न हो या उससे अपहार्य कारणों से उससे प्रेरित ना हो। जैसे कि अमेरिका ने बोला भारत को कि नहीं, अपनी विदेश नीति में नेवी को लगा दो मलक्का स्टेट पे लगा दो नेवी को चाइना, ताकि अपना व्यापार ना कर सके। भारत इस बात को नहीं मान सकता, क्योंकि वो खुद अगर उसे ठीक लगेगा तो लगाएगा, नहीं लगेगा तो नहीं लगाएगा, क्योंकि वो दूसरे कहने में कुछ चलेगा। वो संप्रभु है, खुद में अपनी ताकत है, उसका खुद का एक राष्ट्र है, वो हो गया संप्रभु। गणतंत्र का मतलब होता है जो उसका अध्यक्ष होता है, जो जैसे हमारा राष्ट्रपति होता है वो वंशानुगत ना हो, मतलब कि राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बेटे की पत्नी का राष्ट्रपति, ऐसा करके जो चलती है, जो श्रृंखला चलती है, उसको नष्ट करके लोगों द्वारा चुना जाए हमारा राष्ट्रपति या हमारा लीडर, ठीक है, हमारा अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको बोलते हैं। समाजवादी जहाँ समाज कल्याण की बात करता हो, कल्याणकारी योजना चलाता हो, समाज के जो गरीब मजदूर तबके के लोग हों उनका भलाई करता हो, वैसे समाजवादी, ठीक है। तो ये हमारे भारत का, इन शब्दों का मतलब समझ गए होंगे, अब किसी को भी समझा देना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मतलब ये हमारी प्राइमबल है, एक बार इसको पढ़ लेना हिंदी में, मैंने इंग्लिश में रख दी है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन चंद्रयान के लेखक हैं? अब्दुल फजल। कौन है? अब्दुल फजल, अब्दुल कादिर बंदायूनी, आमिर खुसरो, मौलाना दाऊदी। अब देखो एक चीज़, तुम्हें एक ऐसे क्वेश्चनों में एक क्या होता है, सारे क्वेश्चन एक जैसे लगते हैं, सारे पॉइंट्स एक जैसे लगते हैं, हमें पता नहीं होता है। लेकिन हम क्या है ना, जिसका नाम ज़्यादा सुना होता है उसको लगा के भाग जाते हैं और पता चलता है कि -1 हो गया, क्वेश्चन एक गलत हो गया हमारा, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। ये ऐसी क्वेश्चन तो भाई सिलेक्शन रोक देंगे। तो इससे अच्छा क्या है कि थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। दिमाग नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो, नहीं पता है तो। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद करो कि याद करो। देखो आमिर खुसरो की ज़्यादातर आपको पता होंगी, जो इनको तोता बोला जाता है, कुछ तो बोला जाता होगा ना, इनकी ज़्यादातर रचनाएं पता होंगी। कभी तुमने पढ़ा है इन्होंने चंदायन लिखी है? नहीं पता होगा। अब नहीं पता है तो ठीक है भैया, इसका आंसर तो लेकिन है अबुल फजल। अबुल फजल एक सूफी विचारधारा के कवि थे, जो कि मध्यकालीन 14वीं ईस्वी में इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी थी अपनी। तो आप इसको नेक्स्ट एक्सप्लेन में देख लेते हैं। ये सूफी विचारधारा से प्रभावित थे और ये रायबरेली, जिसको डलमऊ, अब पहले मध्यकाल में डलमऊ बोलते थे रायबरेली को, अब लेकिन रायबरेली बोलते हैं। तो वो डलमऊ में वो पहले कवि थे। इनकी 14वीं शताब्दी ईस्वी में अवधी भाषा में एक कविता लिखते थे और इनकी नौरक और चंद्रा की जैसी प्रेम कहानियाँ थी, मतलब बहुत सारी। और फिरोज शाह तुगलक के कुलीन था, मतलब जो कुलीन थे फिरोज शाह तुगलक, इनके कुछ संरक्षक वगैरह रहे होंगे। ऐसी महफिल सजती थी, उसमें एक राजा बैठता था या चाटुकार बैठते थे, ये प्रजा होती थी, ये गीत गाते थे, अपनी कृति सुनाते थे, राजा की भली भली सुनाते थे, मतलब राजा को अच्छा दिखाया जाता था, सुप्रीम दिखाया जाता था, सर्व कल्याणकारी दिखाया जाता था, जिससे राजा खुश होता था। राजा इनको असर भी देता था, जिस असर भी को ले जाके अपने वैश्यालय, मदिरालय, इन सब में जाके उड़ाते थे। यही खेल चलता था। देश जो कर का पैसा आता था इन्हीं अय्यासी में जाता था। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई पी रहा है। ये मध्यकालीन चित्रकला है। ये हमारे अकबर थे, वैसे ही राजा थे, मध्यकालीन राजा थे। तो नेक्स्ट बचते हैं। बराक और कोनार किस नदी के सहायक हैं? देखो नदी, जो सहायक नदियाँ होती हैं ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। जो मेन जैसे नदी होती है उसकी मेन 2-3, जैसे गंगा की होगी यमुना, ठीक है, गंगा की यमुना, सिंधु की जैसे झेलम, ऐसे तापी, ये जो होती हैं, मतलब सिंधु नदी की जैसे झेलम, सतलज वगैरह ये वो जो होती हैं, ऐसे गंगा की होगी यमुना, ठीक है। तो ऐसे जो होती हैं गोमती वगैरह, ये होती हैं सहायक नदियाँ। तो ये सहायक नदियों को एक बार देख लीजिए, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बराक और कोनार किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा, दामोदर, तापी, कृष्णा। देखो नर्मदा गिरती है, नर्मदा अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और जाके गिरती है अरब सागर में। दामोदर के बारे में बात करेंगे। और तापी निकलती है अमरकंटक के पास से निकलती है, सतपुरा रेंज से होते हुए, तो ये भी जाती है अरब सागर में। जो कृष्णा होती है ये निकलती है पश्चिमी घाट से जाते हुए, कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन दामोदर निकलती है एक पलामू नाम की पहाड़ी छोटा नागपुर में, वहाँ से निकलते जाके मिल जाती है अरब उसमें बंगाल की खाड़ी में, लेकिन बीच में एक नदी मिल जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं छोटा नागपुर के पहाड़। छोटा नागपुर का ऐसा कुछ चित्र है जहाँ पर ये इसका पूरा जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो जल प्रणाली है, वो सारी इसमें दिखाई गई है। ऐसी कुछ दिखती है दामोदर नदी, देख लेते हैं।
लेकिन दामोदर नदी झारखंड में छोटा नागपुर पठार की पलामू पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, ये बात ठीक है। यह 2 भारतीय राज्यों तथा झारखंड पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, ठीक है। पहले कहाँ जाएगी, पहले निकलती है झारखंड, झारखंड से जाती है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से होते जाते मिल जाती है किसमें, हुगली नदी में मिल जाती है। अब देखो दामोदर नदी के बारे में बहुत सारी जो इतिहास में घटनाएं, वो घटनाएं ऐसे होती हैं कि इसको है ना बंगाल का शोक कहा जाता था। विनाशकारी बाढ़ आती थी, तमाम तरह की उबड़ खाबड़ पूरे कृषि मिट्टी को तबाह कर देती थी, तो लोग क्या है इसको शोक मानते थे कि अपना दुख दर्द जाया करते थे कि चलो यार अब तो बारिश पड़ रही है, हमारी फसल बर्बाद क्योंकि इसमें बाढ़ आ जाएगी। तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस पर बहुउद्देशीय परियोजना बनाई, बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजना बनी। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब हो जिनका बहुत सारे उद्देश्य हों। जैसे कि अगर एक नदी के ऊपर हमने पुल बना दिया, तो पुल बना दिया, पानी रुक गया, पानी रुका तो इससे क्या नहर निकली, नहर निकली तो खेतों में जाके पानी गया, खेतों में गए तो पानी पहुंचा खेतों तक, दूर दराज तक पानी पहुंचा, जिससे किसान की आय बढ़ेगी, किसान अपना अनाज उगाएगा। अब अनाज तो उगा दिया, अब उसको बेचना भी होगा, तो बेचेगा तो इसके जो पुल बनाया था उसके ऊपर एक रोड बना दिया, वहाँ के माध्यम से जाके मार्केट में बेच आएगा। नीचे लगा दी बिजली, नीचे लगा दे टरबाइन, एक होल कर दिया उसमें लगा दे टरबाइन, तो जो पीछे पानी इतना भंडार है वो प्रेशर से निकलेगा, उससे बननी बिजली, बिजली आके किसान के घर में आगे लाइट, जिससे उसके बच्चे पढ़ेंगे, और जो अनाज बेच है तो उसके पैसे आएंगे, और पैसे इकट्ठे करेगा, भागेगा दिल्ली, दिल्ली पड़ेगा कहाँ पर, मुखर्जी नगर जैसी संस्थाओं में आगे एडमिशन ले लेगा, बनेगा IAS ऑफिसर या कुछ भी बन जाएगा, जो आप ठीक लगे, वर्दी पहन लेगा जैसा ठीक लगे। तो ये बहुउद्देशीय परियोजना होती है, समझ गए इसको, ठीक है दोस्तों। ऐसी होती है कुछ दामोदर नदी, लेकिन अभी बहुत सारे पुल बन गए उस पर, तो अब वो शोक नहीं कही जाती है। और वो बहुत ही प्रदूषण नदी है, भारत की सबसे प्रदूषण नदी भी है, क्योंकि यहाँ जैसे जो देखो छोटा नागपुर का पहाड़ है, तो छोटा नागपुर के पहाड़ की एक विशेषता, वहाँ क्या जो पठार है उसकी एक विशेषता है कि वहाँ कोयला पाया जाता है, और कोयला जहाँ पाया जाएगा मतलब कच्चा माल उपलब्ध है, और जहाँ कच्चा माल होता है वहाँ क्या लगेंगे, उद्योग लगेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगेंगी, और जब बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगेंगी तो उनका जो प्रदूषित पानी है कहाँ जाएगा, वो इसी नदी में जाएगा। तो भारत की सबसे प्रदूषित नदी भी है, और इसको डेथ रिवर भी बोलते हैं। बहुत सी जगह, बहुत से किताबों में मैंने पढ़ा है कि डेथ रिवर मतलब मर चुकी है, इसके अंदर कोई जीव जंतु रहते नहीं, क्योंकि इतना सारा केमिकल, इतना सारा प्रदूषण, कहाँ से जीव जंतु मरेगा वहाँ जाके, सुसाइड करेगा, है हो सकता है ना सर। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम माल को किस में विभाजित किया जाता है। अंतिम माल, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, देखो सावधानी से क्वेश्चन को देखना। पहला है कच्चा माल और अर्ध तैयार माल, अंतिम माल, ठीक है। अंतिम माल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, अंतिम माल। पहला है कच्चा माल और अर्ध तैयार माल, एकल वस्तु और मिश्रित वस्तु, उपभोक्ता वस्तु और पूंजी वस्तु, युद्ध संबंधित वस्तुओं और नागरिक संबंधित वस्तुएं, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। अब भाई अब पानी वानी पीते रह के नहीं तो डिहाइड्रेट हो जाओगे, और डिहाइड्रेट हो गए तो एक बार परेशानी हो जाएगी आपको, आंखों से पानी आने लगेगा। तो इसको देखते हैं, देखो इसका आंसर है अंतिम, मतलब अंतिम वस्तु बोलती है उपभोक्ता वस्तु और पूंजी वस्तु, ठीक है। अब इसको अच्छे समझते हैं, एक बढ़िया से समझते हैं, इत्मीनान से। देखो क्या होता है कि एक हम मान लीजिए, हम अंतिम वस्तु मान लीजिए, हम एक बिस्किट है, ठीक है, बिस्किट है, पार्ले जी वाला बिस्किट है, जो भी है तुम्हारा फेवरेट वो बिस्किट है, ठीक है। अभी बिस्किट जब बना था तो खाली बिस्किट तो ऊपर आसमान से टपका नहीं था, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ चली होंगी, ये पक्का है। तो मान लीजिए एक किसान है, यहाँ पर किसान ने क्या अपना गेहूँ उगाया, और गेहूँ उगा के मार्केट में बेच के आया, और एक थोक विक्रेता को बेच दिया उसने 1 रुपये में, इसने अपने बड़े मालिक को बेच दिया 2 रुपये में, ठीक है। अब इसने क्या जाके कंपनी पार्ले जी कंपनी को बेच दिया 3 रुपये में, पार्ले जी कंपनी ने इसको प्रोसेस किया और जाके अपना बिस्किट बेच दिया 5 रुपये में, ठीक है, ठीक है, समझ आएगा। अब जब कंपनी इस बिस्कुट को बेचेगी तो यहाँ से कौन खा लेगा, एक उपभोक्ता, हम जैसे लोग ले लेंगे, खरीद लेंगे और बिस्कुट को खा लेंगे। बिस्कुट को खा लेंगे मतलब हमने क्या कर लिया, उसका उपभोग, क्या कर लिया, उपभोग। इसके बाद ये कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ पेट में जाएगा, ठीक है, या फिर उसका खाद बनेगा, यही होगा ना। उसके बाद तो कोई, या इसको कुछ और प्रोसेस तो नहीं कर सकते, वो अलग है कि वो इंस्टा रील वगैरह पे कि इसका वो ओरियो वो बना दिया, जूस बना दिया, शेक बना दिया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फाइनली इकोनॉमिक्स की बात करो, माइंडेड बात करो, तर्कसंगत। तो अब इसको खा लिया, इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। अब जो इसके पीछे जो प्रोसेस हुआ है, देखो जब इसने बेचा तो कुछ मिला इसको, आगे बेचा उसको कुछ मिला, तो इसके साथ क्या पूंजी भी सृजित हो रही है, क्या हो रही है, पूंजी भी सृजित हो रही है। धीरे धीरे उस गेहूं के रुपये बढ़ रहे हैं, मतलब पैसे बढ़ रहे हैं, कितने बढ़े, 5 रुपये बढ़ गए। तो ये क्या पूंजी, जब इसको बेचेगा, जब वो कंपनी बेचेगी तो क्या आएगी, पूंजी प्राप्त होगी ना उसे,
पूंजी प्राप्त होगी ना होगी, तो ये क्या है, पूंजी वस्तु होगी। और अंतिम वस्तु मतलब जो उपभोक्ता होता है, जो ग्राहक होता है, जो कंज्यूमर होता है, उसने वो कंज्यूम कर ली मतलब खा ली, तो अंतिम वस्तु मतलब उपभोग वस्तु। तो इस चीज़ को समझ गए ना। अब देखो एकल वस्तु मतलब जैसे प्याज है, एकल वस्तु उसमें कुछ भी कर लो, प्याज की प्याज ही रहेगी, ठीक है। मिश्रित वस्तु जिसमें बहुत सारी वस्तु मिली गई हो। कच्चा माल जो प्राइमरी जैसे गेहूँ है वो एक कच्चा माल है, किसके लिए, बिस्किट बनाने के लिए, वो प्राइमरी सोर्स है, उसका रिसोर्सेज है, क्या है, गेहूँ ये क्या हो गया, कच्चा माल हो गया बिस्किट बनाने के लिए। अर्ध तैयार माल जैसे कि यहाँ आटा है, मान लो यहाँ पिसाई भी तो की होगी ना कंपनी ने, गेहूं को पिसाई की, तो वो क्या है, अर्ध तैयार माल है, उससे रोटी बन सकती है, बिस्किट भी बन सकते हैं, और भी सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं। ऐसी क्या होता है, ये युद्ध संबंधित जैसे, ये तो फिर अलग ही बात होगी, सब पर वो बम वगैरह बनाने के लिए, नागरिक संबंधित वस्तुएं, ऐसी सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ समझ गए ना, अर्ध तैयार माल, कच्चा माल, एकल वस्तु, मिश्रित वस्तु, उपभोक्ता वस्तु, पूंजी वस्तु जिसे बेचने के बाद पूंजी प्राप्त हो, ठीक है, पूंजी वस्तु, समझ गए। अब ये कॉन्सेप्ट आपके कभी दिमाग से नहीं आएगा, नहीं आया तो एक बार तुम कहीं देख लेना यूट्यूब वगैरह पे, मतलब ChatGPT वगैरह पे या गूगल पे देख लेना। ऐसी क्या होता है, अंतिम वस्तु समझ गए, उपभोक्ता वस्तु समझ गए, पूंजी माल समझ गए। इसने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने बताया, कैसे गेहूं से बिस्किट बना और कैसे कंज्यूमर ने मतलब उपभोक्ता ने उसको उपभोग किया, इससे क्या हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी, ठीक है, समझ गए। एक सीरीज़ बनी, किसान को बेचने के लिए जरिया मिला, उस व्यापारी ने उसको बेचा, कंपनी को जब बेचा तो उपभोक्ता ने कंज्यूम किया, उससे पैसा बढ़ा, तो इससे इकोनॉमी में सर्कुलेशन बढ़े रहेगा, पैसे का सर्कुलेशन बना रहेगा, ठीक है, ये चीज़ समझ गए। नेक्स्ट समझते हैं 15 अगस्त 2022 को भारत ने ब्रिटिश शासन से अपना स्वतंत्रता दिवस कौन सा मनाया, मतलब 15 अगस्त, ये सीधा पूछ रहा है कि हमने 2022 में 15 अगस्त को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया, ठीक है। तो अगले देख लेते हैं इसमें। तो हमने क्या है, 15 अगस्त 2022 को 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो 2023 में कौन सा मनाया होगा, 2023 में हमने 77 बनाया होगा, ठीक है। अब 2024 में कौन सा मनाएंगे हम मनाएंगे 78, कौन सा 78, ठीक है। तो अब ऐसे याद रखो ना कि 2024 में कौन सा बनेगा 78। अब ये 2020 का पूछ ले उसने घटा दो, अगर ये 2026 का पूछ ले तो एक जोड़ दो या दो जोड़ दो, ऐसे क्या है ना, अब जो वर्तमान प्रेजेंट ईयर का आप याद रखो, ठीक है। ऐसे क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस पर देखो लाल किले की प्राचीर से हमारा तिरंगा लहराया जाता है, प्रधानमंत्री इसको लहराते हैं और अच्छे से कार्यक्रम होता है, हर राज्य की झांकियाँ निकलती हैं, हमारी सेना मार्च करती है, परेड निकलती है, या आप देख लिया करो यूट्यूब पर वगैरह पे जब हुआ करे, तो इससे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, हमारा देश लहरा उठता है पूरा, और ये हमारा राष्ट्रीय पर्व होता है, इसको खुशी से मनाया करो, ठीक है। लंबे संघर्ष के बाद ही हमें आज़ादी मिली, ऐसा नहीं एक दिन में ये एक दिन की या लीज पे मिली हुई आज़ादी नहीं है। 2014 के बाद हम आज़ाद नहीं हुए थे, इसके पीछे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे महान नेताओं ने इसके पीछे काफ़ी बलिदान दिया है। खुशीराम बोस 19 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ गया था हंसते हंसते, तो ये मजाक में नहीं मिली है, इसको देश के जो सेंसिटिव मामलों को थोड़ा गंभीरता से ले लिया करो। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, बात होगी आज़ादी की। अब बात करते हैं एक बच्चा नीति भारत की किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। वन चाइल्ड पॉलिसी, इंग्लिश में बोलेंगे वन चाइल्ड पॉलिसी, क्या बोलेंगे, वन चाइल्ड पॉलिसी कब भारत की किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। तो देख लेंगे क्वेश्चन। अब इसमें 5वीं, 6ठी, 3री पंचवर्षीय योजना, इनमें से कोई नहीं। पहली बात तो भाई भारत में वन चाइल्ड पॉलिसी है कहाँ, 2024 में जी रहे हैं, पंचवर्षीय योजना कब की ख़त्म हो गई, आज तक कहीं दिखी है हमें पंचवर्षीय योजना, है ही नहीं भाई, किसी भी पंचवर्षीय योजना में उसको लागू ही नहीं किया गया। तो इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। कभी हमने पढ़ा है, कभी हमें सर्वर ने पढ़ाया है कि किस पंचवर्षीय योजना वन चाइल्ड पॉलिसी, भाई आज 6-7 बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वन चाइल्ड पॉलिसी है ही नहीं हमारे भारत में, अभी तक तो नहीं है। नेक्स्ट होगी तो करंट का टॉपिक होगा, इसे पढ़ लेना, ठीक है। अब इसमें ही देख लेंगे, ये देखो 2 बहन भाई से लग रहे हैं, अब बताओ ये कहाँ से यार वन चाइल्ड, अगर वन चाइल्ड पॉलिसी तो इसमें से एक ही दिखता तुम्हें यहाँ पर, अभी 2 हैं तो इसका मतलब नहीं है, ठीक है। तो वर्तमान में हमारी जो भारत की जो महिला प्रजनन दर है वो 2.1 है, कितनी है 2.1, मतलब प्रत्येक महिला 2.1 बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी और क्षमता है हमारी भारत की महिलाओं में, हाँ ठीक है। लेकिन आप सोचोगे 0.1 कहाँ से, वो ओवरऑल निकाला जाता है, ठीक है, ओवरऑल मतलब अभी प्रेजेंट में 2.1% बच्चा हमारी महिला है, मतलब हमारे जो भारत की महिला है उनकी वो प्रजनन क्षमता है या फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब बच्चों का जो होता है उत्थान। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में किसके लिए प्रावधान करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, आप तब तक ऑप्शन पढ़ लीजिए।
बात करें भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में, देखिए 1935 जैसे आज हमारी संसद है वैसे ही अंग्रेज़ों को भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते थे भारत के ऊपर कानून बनाने के, तो वो भी प्रांतों के सदस्यों के माध्यम से खुद के महारानी के ऑर्डर या आदेश से वो एक बनाते थे, क्या लॉ बनाते थे, ठीक है, लॉ बनाते थे। तो उसमें क्या होता, देखो अब इसका ऑप्शन पढ़ लो, ऑप्शन दिमाग से खेलो। क्या अंग्रेज़ जब हम गुलाम थे, क्या अंग्रेज़ हमारे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को स्वीकृति देंगे? ऐसा कुछ होगा हमारा? कभी नहीं हो सकता, पहला गलत हो जाएगा। अब दूसरा है कि आपराधिक और गैर कानूनी मतलब आपराधिक और नागरिक कानून बना सकते हैं वो, मतलब भारत के लोगों को वो आपराधिक साबित करेंगे और नागरिक कानून वो देंगे कि ये सिटीजन है, ये नहीं है, वो तो मतलब हमें देश के निकाला करने के लिए तो लेते, तो वो हमको ऐसा कानून बनाएंगे? कभी नहीं बनाएंगे। भारतीय समाज में समन्वय घंटा बनाएंगे, समन्वय कभी बना ही नहीं सकते भाई, समन्वय तो कभी कर ही नहीं सकते हमारे अंदर, क्योंकि समन्वय तब होता है जब भाईचारा हो, और वो तो हमारे अंदर फूट डालते थे। जैसे कि हमको बोलते थे कि हिंदू मुस्लिम से लड़ाते थे, हिंदू मुस्लिम जात, अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तो हिंदू को हिंदू से जाति धर्म के नाम पे लड़ाते थे, जाति के नाम पे लड़ाते थे, ऊंच नीच का वो पहनावा फैलाते थे, जिससे हम एक ना हो सकें, और एक हो गए जिस दिन उस दिन हम इस सत्ता को खार फेंकेंगे, वो उस चीज़ से डरते थे, तो वो समन्वय करी से। तो ये सीधा इसका आंसर है बी, प्रांतों और रियासतों का भारतीय संघ, प्रांतों और भारतीय रियासतों का संघ था, इसका एक कानून बनाया था। और इसके जो अधिनियम 1935 था, इसी में हमारी जो वर्तमान में जो संसदीय प्रणाली है इसी के तहत ली गई थी, ठीक है। 1935 से हमारे संविधान में बहुत चीज़ें ली गई हैं, उनको एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका ये एक्सप्लेनेशन है कि जैसा हमारा भारत था, देखो हमको एक हमको कैंसर जैसा शब्द बोल सकता हूँ इसके लिए, हमको कश्मीर में विवादित कर गए। कश्मीर में विवादित इसलिए किया कि यहाँ के जो लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, अगर हमने विवाद इकट्ठा कर दिया तो इनमें क्या होगी, लड़ाई होगी तो हमारे पास आएंगे तो हमसे क्या खरीदेंगे, हथियार खरीदेंगे, ठीक है। हथियार खरीदेंगे तो इनका जो कमाई का खून पसीने का पैसा है, जो रिसर्च पे, जो इकोनॉमिक पे, जो डेवलपमेंट पे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगना चाहिए, वो कहाँ लगेगा, हथियार में लगेगा। हथियार हम देंगे इनको, रिसर्च हम करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, हमारा जो पैसा है वो जाएगा हमारे इनके पास, अंग्रेज़ों के पास, अंग्रेज उससे करेंगे रिसर्च, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, चिकित्सा देंगे, भारी भरकम मशीन बनाएंगे, उनको हमारे यहाँ इम्पोर्ट कर देंगे। हम बन गए ना, हम इनकी कठपुतली हैं, भले ही हम आज़ाद हैं लेकिन मानसिक तौर पर अभी भी गुलाम है, हम इन सब चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे। तो ये तो भाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन हम खुद में भी एक बार नज़र देखें तो हम कहीं ना कहीं हम गलत हैं इस मामले में, ठीक है। तो समझ गए भारत सरकार अधिनियम 1935 की कुछ विशेषता, जैसे प्रांतीय स्वायत्ता, संघीय न्याय की हमारी स्थापना हुई थी, केंद्र में अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। भारत का नक्शा ये है हमारा, आपने तो देखा ही होगा। देखो हमारा दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ये तो आप एक बार देखते ही क्वेश्चन को हल कर दोगे। इसके महान साइंटिस्ट थे हमारे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने एक सेल की खोज की थी। सेल मतलब क्या होता है, कोशिका, जिससे हमारा शरीर बना होता है, जिससे सभी चीज़ें बनी होती हैं। उसको इन्होंने एक माइक्रोस्कोप से देखा था, और प्याज की जो झिल्ली होती है उस पर इन्होंने पहला आविष्कार किया था। कभी प्याज की झिल्ली को देखना ऐसे लगता है भीत जैसा, ऐसे मतलब दीवार होती है, इसमें ईंट की चीनी हुई दीवार होती है, तो वही जो एक पार्ट है उसको बोलते हैं सेल। रॉबर्ट ब्राउन ये अलग हैं, इन्होंने भी महत्वपूर्ण काम किए थे। लुईस पास्चर जिन्होंने क्या किया था, जो रेबिस का टीका है वो इन्होंने बनाया था। तो ये सेल की क्या है, आंतरिक संरचना है। सेल की आंतरिक संरचना होती है, अगर इसके और पास मतलब आसपास, इसके और पास ही बोलते हैं ना, आसपास मतलब अगर एक ऐसी एक भित्ति होती, एक दीवार होती है, ऐसी कोशिकाएं होती, तो ये बन जाती पादप कोशिका, ताकि कठोर होती है। जैसे पेड़ नहीं होते कितने कठोर होते हैं, लेकिन इंसान को छुओ तो बहुत ऐसे गुदगुदू होता है। गुदगुदू मतलब सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो इंसान आसानी से हम उसको टच कर सकते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उनको टच करें तो वो कठोर होते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है, पादप कोशिका होती है, ठीक है, समझ गए ना। तो यही इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें होती है, डीपली पढ़ना होता है, लेकिन तुम्हारे मतलब की है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। और 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, ठीक है, सेल की खोज। नेक्स्ट बढ़े, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों में विभाजित किया था। भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज वही हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के दहेज में मिले थे, जिन्होंने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी, हैं, ठीक है, इंडिका नाम की पुस्तक। इसमें ना भारतीय समाज को कई वर्गों में विभाजित किया गया था। जैसे कि पहले तो हमारे देखो ब्राह्मण हो गए, ठीक है, क्षत्रिय हो गए, फिर हो गए हमारे वैश्य, फिर हो गए हमारे शूद्र, फिर इन्होंने कृषक वर्ग को, अब ये नया आ रहा है कृषक वर्ग, इन्होंने इकट्ठा किया मजदूर वर्ग, और इन्होंने मजदूर कृषक हो गए, और कुछ जो कामगार होते हैं, जो कारीगर होते हैं,
कारीगर होते हैं ना, कारीगर, हाथ का दस्तकार जिसको हिंदी में बोलते हैं कि हाथ का दस्तकार है लड़का, दहेज वहेज की बात ऐसी जो चलती है, तो वैसा कुछ इन्होंने 7 कितने बांटा, 7 में, कितने में, 7 भागों में मेगास्थनीज में हमारे भारतीय समाज को वर्गीकृत या उल्लेखित किया। ठीक है, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब दरबार में काम लिखते थे, और इन्होंने देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कृषक, कारीगर और शिकारी, सॉरी यार वो जो मैं बोल रहा था वो शिकारी था। ठीक है, क्या था, शिकारी, क्या था, शिकारी, मेरे दिमाग से उतर गया, शिकारी। ठीक है, जिसमें सर्वोच्च जो थे ब्राह्मण थे, धार्मिक कर्तव्यों में जिम्मेदार होते थे, क्षत्रिय योद्धा थे, शासक थे, वैश्य व्यापारी थे, सौदागर थे, जबकि शूद्र निम्न काम करते थे और छोटे मोटे काम करते थे। ठीक है, ठीक है, यही भारत के महत्वपूर्ण समाज थे। और ये जो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने संलेखना विधि से अपनी एक पहाड़ी पर बैठकर मतलब भगवान को प्यारे हो गए थे, और ये कर्नाटक में पहाड़ी है। आप इसको करंट मतलब कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे इस पहाड़ी का नाम क्या है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय मार्ग में हिमालयी नदियाँ। देखो पर्वतीय मार्ग और हिमालय, ठीक है, समझ गए ना, पर्वत मतलब हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड वाला भाग की बात चल रही है। और यहाँ क्या बनाएगी, विसर्ग बनाएगी, घाटी बनाएगी, या ये चैनल बनाएगी, या डेल्टा बनाएगी। ठीक है, तो नदी के भाई जब जवान होती है तो क्या है ना, नदी जब जवान होती है तो पहाड़ों पे होती है, फिर जाके गिरती है, मतलब झरनों के माध्यम से गिरेगी, फिर जाएगी मैदान में थोड़ी सुस्त पड़ जाएगी, मतलब ढीली पड़ जाएगी, वहाँ बनाएगी ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते जिसको बोलते हैं विसर्ग, फिर जाएगी सीधी घाटी में, मतलब जहाँ पर वो, सॉरी घाटी नहीं, जहाँ पर वो जैसे समुद्र होता है उसमें गिरेगी, जैसे खाड़ी में गिरेगी, तो वहाँ बनाएगी डेल्टा। और डेल्टा जैसे हम गंगा की बात करते हैं, यहाँ करते हैं हम गंगा की बात, जब गंगा निकलती है, मतलब गंगा निकलती है गोदावरी, तो खूब उत्थान थे, ऊपर ऊबड़ खाबड़ जगह से आती है, खूब तेज़ी से धन आती है। तो जब किसी चीज़ को हम तेज़ी से लाएंगे तो वो क्या है ना, जब किसी पहाड़ को हम, ऐसे कि पहाड़ है और यहाँ से कोई तेज़ी से चीज़ आ रही, तो ये क्या धीरे धीरे काटना स्टार्ट कर देगी, ऐसे काटना स्टार्ट कर देगी, धीरे धीरे काटना स्टार्ट कर देगी, तो ये बन जाएगी बी आकार की घाटी। कौन सी बनेगी, बी आकार की घाटी। तो इसका तो उत्तर साफ हो गया, पर्वत मार्ग में कौन सी हिमालयी नदियाँ क्या बनाती हैं, बी आकार घाटी बनाती हैं। ठीक है, बी आकार की घाटियाँ बनाती हैं। जब ये उससे गिरती हैं, मतलब झरने से गिरती हैं, तो यहाँ बनती हैं अमनवन कुंड बोलते हैं उसको, और फिर जाके पहाड़ वहाड़ों से छिप जाती हैं, फिर निकलती हैं, विसर्ग बनाती हैं, किसमें, मैदानी भागों में। जब वृद्ध अवस्था में होती हैं तो लास्ट में बनाती हैं डेल्टा, जैसे कि सुंदरवन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, तो गिरा देती हैं, तो अब समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ें तो देखो इसमें क्या है, देखो ये होती है हमारी कश्मीर की घाटियाँ। इन चित्रों को जब तक निहारो तब तक मैं पानी पीता हूँ। देखो ये हैं कश्मीर की घाटियाँ, देखो बी आकार की घाटी बन रही है ना, कुछ कुछ वैसी, ये कभी जान होती है, इनमें ताकत होती है, कभी तेज धन निकलती हैं। देखो कैसी बी आकार की घाटियाँ बन रही हैं। ये देखो इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यहाँ पर ये है, बी आकार की घाटी। लेकिन ये घाटियाँ अगर बढ़ती जाएँ तो क्या बन जाए, एक बार ऐसे खूब ऐसे सीधी ढलान बन जाएगी। इसको बोलते हैं कैनियन होता है। ग्रेट कैनियन अमेरिका में है, और ये तुम इसका नाम बताओगे इसका नाम क्या है। ये अमेरिका में ग्रेट कैनियन है, और ये देखो कैसे मस्त घाटियाँ होती हैं, कितनी बढ़िया, और जाके सीधा मस्त बिंदास नदियाँ, जिंदा नदियाँ, दिलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाँवों को गरीबी मुक्त बनाने में पंचायतों की भूमिका। पंचायत मतलब ग्राम प्रधान। ठीक है, पंचायत क्या होती है, पंचायत किन से मिलकर बनी होती है, 18 साल से ऊपर के युवा अगर वो वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं तो उनसे मिलकर बनी होती है क्या, पंचायत। क्या बनती है, पंचायत। और पंचायत का मुखिया होता है ग्राम प्रधान। कौन होते हैं, प्रधान जी। हमारी नाली या मोरी जो भी हमारी ख़राब हो गई है, थोड़ा करवा दे दिए, तो वो प्रधान जी क्या है, बजट पास करेंगे उसके लिए 2 लाख रुपया, और आपकी जो नाली है वो बनाएंगे कुल 50,000 में, पूरे 1.5 लाख रुपये खा जाएंगे। यही गरीबी दूर करने का एकमात्र जरिया बचा है हमारे भारतीय प्रजातंत्र में। तो सभी पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़ना, ठीक है, अच्छी बात है। जो एलिजिबल है, मतलब पात्र है, मतलब आपने जब फॉर्म भरा होगा इसका यूपी पुलिस का, तो उसमें बोला होगा 12th पास होने चाहिए। तो ये क्या है, आपकी एक पात्रता रख दी कि आप 12वीं पास तो होने ही चाहिए। तो वैसे ही जो सभी पात्र हैं उनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, पात्र नहीं तो नहीं मिलेगी सुरक्षा। सभी पात्र आवेदन करोगे जॉब कार्ड मिलेंगे, पात्र हो तो मिलेगा। ये पंचायत का काम होता है, ये भी पंचायत का काम होता है। और सभी पात्र नागरिकों को आयुष्मान कार्ड मिलना, ठीक है, आयुष्मान कार्ड मिलना, ये भी पात्रता होती है। तो ये क्या है, सभी उपयुक्त सभी। तो इसको सीधा समझना, जैसे कि हमें
हमें राशन कार्ड बनवाना है, तो राशन कार्ड बनवाने के लिए पात्रता पहले क्या है कि आपकी शादी होनी चाहिए। शादी के लिए बहुरिया घर आएगी, बहुरिया से आप शादी करोगे, आप जाओगे दोनों जने ग्राम वो जो आपका राशन डीलर होता है, राशन डीलर बोलेगा आपको कि अच्छा हम कैसे मान लें आपकी शादी हुई है, तो आप बताओगे कि हम शादी हुई है, तो आप बोलेगे कोई प्रमाण दो हमें, तो आप जाओगे ग्राम प्रधान के पास। जब ग्राम प्रधान जाएगा तो वो देगा आपको लिख के और आपके आधार कार्ड वगैरह में अपडेट कराएगा, तब आप डीलर के पास जाओगे तब आपका राशन कार्ड बनेगा। तो ये प्रोसेस होता है, यही पात्रता हो रही है। समझ गए इस चीज़ को? तो ये हमारी पंचायतें काम करती हैं सभी को, ठीक है। पंचायत का मतलब समझ गए, पंचायत मतलब होता है 18 प्लस के युवा मिलकर, सभी युवा जो 18 प्लस के होते हैं, जो वोट डालने के लिए जिनका मतदान ID होता है वो मिलते हैं, और उनका वो कौन होता है, मुखिया कौन होता है, ग्राम प्रधान, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ें तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिखता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया? किस पुस्तक में? ये पुस्तक देखो, अब ये क्या है ना, पुस्तक का सार पूछ रहा है। अब आपने पुस्तक पढ़ी है, मैं बिल्कुल भी ये राय नहीं दूंगा कि आप उस पुस्तक को जाकर पढ़ लीजिए, लेकिन ओवरव्यू तो आपके अंदर होना चाहिए ना। तो एक उन्होंने हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, आपने ज़्यादातर उनके हिंद स्वराज के बारे में सुना होगा, और ऑप्शन भी हिंद स्वराज है। अब उन्होंने क्या, हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखी थी ना, वो एक रेल में बैठ के लिखी थी जब वो इंग्लैंड से जा रहे थे। जो हिंद स्वराज पुस्तक है, इसमें स्वशासन की घोषणा की बात की गई थी। स्वशासन मतलब स्वयं का शासन, स्वशासन मतलब स्वयं का शासन, सुदृढ़ शासन और एक अच्छा शासन, गुड गवर्नेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इन्होंने बात की थी इसमें कि जो हमारी भारतीय समाज में जो पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति मतलब वेस्टर्न, जो इंग्लैंडों की शिक्षा है उसको थोपा गया, आधुनिक शिक्षा हम पे थोपी जा रही है। जो आधुनिक शिक्षा है और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारा बाधित किया गया, उसमें हमें आज़ादी से जैसे हमें गुलाम बनाया गया, हमें आज़ादी नहीं दी गई। इसमें जो रेलवे की भूमिका है हमें गुलाम बनाने में, मानसिक तौर पे हमें रेलवे की भूमिका क्या है, इसमें उसका अध्ययन किया गया था। बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई थी इस पुस्तक में। इन्होंने इसी में लिखा था कि जो हमारे जो कारीगर हैं, हस्तशिल्प, जो MSME है, मतलब माइक्रो मीडियम एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, तो इनकी जो बातें होती हैं, ये सबको स्थायी उत्पादन को कैसे उन्होंने प्रभावित किया। हमारे जो हमारे गांव के जो लोग थे, महिलाएं थी, वो हाथ से जो बुनकर उद्योग, जो हस्तशिल्प होता था, उसको बड़े मार्केट में कैसे उन्होंने उजागर किया, अपने माल कैसे थोपा, भारतीय वस्तु को कैसे डिमोनेटाइज कराया, मतलब नीचे गिरा दिया, अपनी वस्तुओं को बढ़ा चढ़ा के दिया, ठीक है। कच्चा माल यहाँ से ढो के ले गए, रेलवे ने तेज़ी से यहाँ से ले जाके बंदरगाहों पे माल डंप किया, वहाँ से इंग्लैंड गया कच्चा माल, इंग्लैंड से बढ़िया अंतिम वस्तु बन के आई, अंतिम वस्तु हमारे यहाँ डंप कर दी। हमारे लोगों को क्वालिटी उसकी बेहतर लगी क्योंकि वहाँ की मशीनों से बनता था, हमारे यहाँ हाथ से बनता था, तो हमारे लोगों ने उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर किया, बल्कि वो मतलब विदेशी थे। हमारे जो खादी था उसको लोगों ने नकार दिया। ऐसी हमारी जो MSME वो तबाह हो गई। आज वही वर्तमान प्रधानमंत्री उसको दोबारा उजागर करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब होंगे। तो यही होते थे ये महात्मा गांधी थे, आपने देखे होंगे देखे ही होंगे यार, पैसे वैसे ऊपर छपे होते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक थी, भारत की कैसी स्थिति थी उसके बारे में काफ़ी अच्छा बताया गया। इसका फ्रेंच में भी अनुवाद किया गया था, वैसे एक गुजराती में लिखी गई थी, हिंद स्वराज गुजराती में लिखी गई थी और इसके बाद में फ्रेंच में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य डिजाइन प्राधिकरण की स्थापना कौन करता है? राज्य पर डिजाइन प्राधिकरण मतलब राज्य सरकार ही करेगी, तो इसका आंसर होगा राज्य। केंद्र सरकार नहीं करेगी, स्थानीय सरकार होती है पंचायत, और एक ही हो गया दोनों, ठीक है। तो पंचायत ही होती है, लेकिन इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती। इसमें राज्य सरकार अपनी जो डिजाइन प्राधिकरण है उसकी करती है। तो इसमें राज्य डिजाइन प्राधिकरण मतलब इसमें क्या होता है ना कि जो प्राधिकरण की संरचना, शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ इस अधिनियम में निर्धारित होती हैं। इसके माध्यम से जो वस्तु और शहरी नियोजन के लिए मानक जो दिशा निर्देश तैयार किए जाते हैं, राज्य सरकार वस्तु शहरी नियोजन में संबंधित नीतियाँ बनाती है, विकास के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण करती है, विकास के लिए जन जागरूकता फैलाती है। तो वो राष्ट्रीय डिजाइन प्राधिकरण मतलब नेशनल डिजाइन काउंसिल जो तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कपूर ठाकुर ने मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? अभी रिसेंटली जिन लोगों को भारत रत्न मिला है वो सभी क्लियर कर लीजिए, प्लीज़ देख लीजिए एक बार, ये अपने वाइट पेपर पर लिख लो। जिन को मिला है भारत रत्न उनको लिख लीजिए। चौधरी चरण सिंह हो गए हमारे, और ये कपूरी ठाकुर हो गए, और भी हमारे
लोग हैं जिनको मिला है। एक बीजेपी के दिग्गज नेता हैं जिन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, आपको नाम तो पता ही होगा। तो ये थे बिहार के कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। और भारत रत्न के बारे में बता दूं, भारत रत्न जो मरने के बाद भी दिया जा सकता है, मरने के बाद पहले भी दिया जा सकता है। मरने से पहले जैसे कि सचिन तेंदुलकर को, याद रखिए जिंदा डोल रहा है, और मरने के बाद जैसे कि कर्पूरी ठाकुर, ये मर चुके हैं, मतलब मर नहीं, शहीद हो चुके हैं देश के लिए, और काफ़ी दिग्गज नेता थे और काफ़ी राजनीति में सक्रिय नेता थे। इन्होंने ओबीसी के लिए, आरक्षण के लिए बहुत बड़ा काम किया था, काबिल तारीफ़ काम किया था ओबीसी के लिए, ओबीसी आरक्षण के बारे में। आप इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। और भारत रत्न के मरने के बाद भी, मरने के बाद इसमें कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है, ठीक है। भारत रत्न जब मिलता है ना, भारत रत्न जब मिलता है तो उसमें कोई भी पैसा नहीं दिया जा सकता है, जाता ही नहीं है, ठीक है। तो इस समझ लीजिए, मरने से पहले भी, मरने के बाद भी, और कोई पैसा नहीं, ये दो चीज़ याद रखिए। भारत रत्न कुछ ऐसा दिखता है, निहार लीजिए, एक पीपल की पत्ती होती है, उस पर एक सूर्य छपा होता है और भारत रत्न लिखा होता है। तो 17वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है? पुत्र मतलब समझते हो, बेटा, बबुआ, जो भी आप समझो। तो एक श्रृंखला याद कर लीजिए, जो मौर्य साम्राज्य में जितने भी होते, चंद्रगुप्त ने इसकी स्थापना की। बृहद जो हमारे थे, बृहदनाथ थे, क्या नाम था उनको, जो अंतिम शासक थे। अशोक कौन से नंबर का था? बिंदुसार इनके पुत्र थे, कौन थे इनके? बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक ऐसी करके थे, ठीक है। बिंदुसार कौन थे इनके पुत्र? बिंदुसार। अशोक के, बिंदुसार के पुत्र थे ये अशोक, और जो बृहद रतन थे ये लास्ट के थे, कौन से थे? लास्ट के थे सबसे। और इनकी हत्या कर दी थी इसमें पुष्यमित्र शुंग ने, शायद, जिससे शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का एग्जाम्पल है, और ये थे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ठोस, देखो ठोस की विशेषता पूछी है इसमें, देखो उच्च ठोस, ठीक है, नियमित आकार, उच्च घनत्व, उच्च संपीड़न। देखो अब देखो ठोस के बारे में पहले जान लीजिए, ठोस क्या होता है। कंचा देखा आपने? कंचा, कांच का कंचा, कांच का जिसे हम बचपन में खेलते थे, 1 के 6 आते थे, क्यू एकदम नए नए, समझते थे, ऐसे कंचे होते थे, ठीक है। देखो कंचे को आप एक कंचा नहीं देखा होगा, चलो बैरिंग देखा है, बैरिंग में गोली आती है लोहे वाली, बैरिंग की गोली एक ठोस है, ठीक है, ठोस होती है। अब उसको वो उच्च कठोर होता है, अब उसमें नखून गड़ाओगे ना, नखून टूट जाएगा, लेकिन वो नहीं तो उसमें गड़ पाएगा, तो वो कठोर है, ठीक है। तो पहला आंसर ठीक है, इसमें विशेषता नहीं पूछा है, क्या पूछा? नहीं, तो पहला ठीक है। नियमित आकार, उसका एक नियमित आकार है ना, गोल है ना, उसको अब अगर कहीं आप फेंक दोगे किसी सरफेस पे या कहीं, तो उसका आकार तो नहीं चेंज होगा, उसकी आकृति ऐसा तो नहीं कि गोल था, जब हमने फेंका तो फिर वो वर्ग बन गया या कुछ अलग ही आकृति बन गया, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। क्रिमिच की बॉल की तरह ऐसे उछल के भाग तो नहीं गया, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, ठीक है। और नियमित आकार हुए, ये भी ठीक है। उच्च घनत्व, जब उसको पानी में डालोगे या कहीं डालोगे, जो उससे कम घनत्व वाली चीज़ है उसमें नीचे बैठ जाएगा, तो घनत्व भी है, मतलब उसकी डेंसिटी भी हाई होती है, लेकिन उसको हमें ना, उसको जितना दबाए ना, उसको दबा नहीं सकते। उच्च संपीड़न का मतलब है कंप्रेस करना, किस चीज़ को? दबाना, ठीक है। हम उसको दबा नहीं सकते। जैसे CNG होती है, CNG समझते हो, जो गाड़ी में पड़ती है, नेचुरल कंप्रेस गैस, ठीक है, नेचुरल कंप्रेस गैस। इसको क्या है, जब गैस होती है उसको खूब दबाया जाता है, खूब हाई प्रेशर पे दबाया जाता है, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। लेकिन जब कठोर को हम दबाएंगे तो वो कहाँ चेंज होगा यार, उसका अंतिम स्टेज है दबाओ, वो ऑलरेडी इतना कठोर है तो उसको दबा नहीं सकते। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। और ये क्या है, इसकी नहीं विशेषता नहीं है, ठीक है, समझ गए। और इसको नेक्स्ट डायग्राम में समझ लिए। देखो जो सॉलिड होता है वो एकदम कठोर होता है, एक दूसरे से उसके अणु जो चिपके होते हैं। लिक्विड में थोड़े लुंज पुंज होते हैं, तो बिखरे होते हैं, मतलब इसलिए फैल सकता है जैसे पानी होता है। लेकिन गैस में थोड़े उठे हुए होते हैं, उनको भी अगर कंप्रेस कर दो तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, समझ गए, यही होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट, एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो एलिफेंटा जलप्रपात जो है, आप एक बार देखो इसको, जलप्रपात जितने भी मुख्य जैसे धुआंधार जलप्रपात है, एलिफेंटा जलप्रपात और एंजिल जलप्रपात, जो सब विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इन सब के बारे में देख लीजिए, किस नदी पर स्थित है, ये सब देख लीजिए, ये लिख लीजिए। देखो मिजोरम, उड़ीसा, मणिपुर, मेघालय। तो नहीं तो मिजोरम में, नहीं उड़ीसा में और ना ही मणिपुर में, ये कहाँ है? मेघालय में। एलिफेंटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि एलिफेंटा जैसी मतलब हाथी जैसी दिखने वाली चट्टानों से गुजरता है, आता है। और एक गारो खासी जयंतियाँ होती है ना, गारो खासी जयंतियाँ, 3 पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पर? मेघालय के पठार में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतियाँ। यहीं पर जैसे जो मानसून की हवाएं आती हैं तो इन पहाड़ियों से टकराती हैं, कभी इससे टकराती हैं, जब यहाँ से निकलने को इससे टकराती हैं, फिर इससे टकराती हैं। इसी टकराने में यहाँ इतनी बारिश पड़ जाती है कि यहाँ 2 स्थान बन जाते हैं, मासीराम और चेरापूंजी। जहाँ
भारत की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, समझ गए ना। सबसे ज़्यादा बारिश होती है कहाँ, माशीराम और चेरापूंजी में, यहीं खासी जयंती है, गारो खासी जयंती, यहाँ पर ये जलप्रपात है। नेक्स्ट देख लेंगे कहाँ पर है। ऐसा कुछ दिखता है, काफ़ी हरा भरा सुंदर जैसा हरियाली के बीच एक अद्भुत दृश्य है, जिससे ये टूरिस्ट प्लेस भी है, ठीक है। शिलोंग से 12 किलोमीटर दूर है और एंजी जबा पूर्वोत्तर में मेघालय राज्य में स्थित है। खासी हिल्स पर है, खासी गारो खासी जयंती समझ लेना। 3 पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, इन तीनों को याद कर लिए। यहीं पर एक मासीराम और चेरापूंजी नाम की जगह है, ठीक है ना, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट बढ़ें। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेशन का कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, जहाँ पर विश्व कल्पना की जाती है विश्व के सभी देशों की सभी शांति बनाए रखें, अहिंसा ना करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन हमारी एक औपचारिकता होती है, इसे हम पूरी करने में क्या ही जा रहा है। हमारे जो यूएनओ है वो इसकी आगामी करता है और देखता है, ठीक है। इसका प्रतीक होता है एक कबूतर एक हाथ में वो लेता हुआ, मतलब शांति का संदेश उड़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, ठीक है। नेशनल डे ऑफ पीस को शांति बोलते हैं। इस दो लोग मिलजुल के रहें, शांति निर्माण करें, इसकी कल्पना की जाती है। तो दोस्तों कैसा रहा मेरा सेशन, ये आप सभी को कैसा लगा, आपने कुछ नया सीखा होगा, उम्मीद है इससे। आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, और अगर ये सीरीज़ आपको कंटिन्यू देखनी है तो मतलब इसको सब्सक्राइब भी कर लो। इससे रिलेटेड एक नई सीरीज़ भी आएगी और ये सीरीज़ लगभग 10 की आएगी और इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट सारे क्लियर कर दूंगा। अगर कोई पॉइंट मेरे से छूट जाता है या आपके समझ में नहीं आता है, आप वो कमेंट कर दी, मैं आपको पर्सनली उसकी एडवाइस दूंगा, ठीक है। और ये जीएस की आप फिक्र छोड़ दीजिए, जीएस मेरे हाथ में, आपकी ठीक करा दूंगा, पढ़ना आपके हाथ में। आप इसको 1 घंटा 2 घंटा दे दीजिए करिए, थोड़ा किताब से देख लिया करिए, फैक्ट वैक्ट पे ज़्यादा देख लिया करें, और जो करंट में चल रही उन चीज़ों को देख लिया करें। और करंट ही कंटेंट का निर्माण करती है, करंट के माध्यम से कंटेंट जिंदा होता है। कंटेंट बहुत सारा है लेकिन करंट कुछ ही है, करंट को पढ़ लिए, उससे कंटेंट से रिलेटेड करंट पढ़ लिया करो। और ये कैसा लगता है आपको, ये सीज़न आपको कैसा लगी ये सीरीज़, मेरे को एक बार कमेंट में बताइए। और आप बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आपने देखा। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।